बात करते हैं जैव रासायनिक चक्र की, यानी कि बायो जियोकेमिकल साइकिल, या इसको पोषक चक्र ही बोलते हैं। पोषक चक्र, इसको पोषक चक्र ही बोलते हैं। तो आज बात करते हैं जैव रासायनिक चक्र क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या है। रटना बिल्कुल नहीं है, समझना है। तो उससे पहले इसको देखते हैं कि चक्र क्या है। चक्र से आप अच्छी तरह से, जैसे कोई साइकिल है, उसका पहिया है, तो जैसे पहिया है, ठीक है, ये पहिया है, तो जैसे ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो ये ऐसा होता हुआ लास्ट एंड यहीं आ जाएगा। मतलब कि जहाँ से ये स्टार्ट हुआ और वहीं पे खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जो चीज़ हमें जहाँ से प्राप्त हुई वो वहीं जाकर वापस वहीं चली जाती है, और इस प्रकार से एक चक्र का निर्माण होता है। जैसे कि हम देखते हैं, कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन वायुमंडल है, वायुमंडल में CO2 कार्बन CO2 के रूप में वायुमंडल में मौजूद है। तो प्लांट्स हैं, ये पेड़ पौधे हैं, तो CO2 को क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तो लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 से भोजन प्राप्त करेंगे, कार्बनिक भोजन। और कैसे प्राप्त करेंगे देख लीजिएगा। CO2 प्लस 6 कार्बन के हैं और 6 जो CO2 के अणु हैं, और 12 H2 के अणु हैं, जल के अणु। ये बोलते कार्बन डाइऑक्साइड जिसके 6 अणु हैं, और ये जल है जिसके 12 अणु। तो रिएक्शन करेगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6 प्लस कितने जल के अणु बाहर निकलेंगे और कितनी ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, वो 6 के H2 बाहर और 6 ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवाहित हो जाएगी। इस प्रकार से वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको प्लांट्स ग्रहण करके जल जो इन जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं, और किसकी उपस्थिति में करते हैं, लाइट प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ है, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब जैसे ही ये पेड़ पौधे हैं, ये पादप हैं, ये प्लांट्स हैं, तो ये प्लांट्स का जो श्वसन क्रिया है, जैसे श्वसन या उत्सर्जन, ये बहुत सी क्रियाएं, उनके द्वारा ये वापस CO2 का उत्सर्जन करेंगे। CO2 कहाँ जाएगी, वायुमंडल में। और या फिर ऐसे मान लें कि इनका अपघटन या इनको जलाने पर, यानी जो पेड़ पौधे जो प्लांट्स हैं, उनकी जो लकड़ी, उनसे प्राप्त जो लकड़ी है, उनको हम जलाएंगे, तो जो जलाने पर CO2 गैस है वो कहाँ जाएगी, वायुमंडल में। इस प्रकार से देख लीजिएगा कि CO2 वायुमंडल से पेड़ पौधे ग्रहण किए, और प्लांट्स ने जैसे ही ग्रहण किया, ये भोजन बना लिया, उनका काम हुआ, तो कुछ हिस्सा जैसे कि 2-3% ये उत्सर्जन में खर्च कर देंगे, वापस CO2 वायुमंडल में चली जाएगी। और फिर उसके बाद में अगर इसका अपघटन, जैसे हम इसकी इमारत जो लकड़ी है उसको जलाएंगे, तो फिर से ये वायुमंडल में CO2 पहुंच जाएगी। इस प्रकार से
CO2 एक माध्यम मतलब कि एक चीज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफर हो रही है, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से इसका स्थानांतरण होता है, इसका चक्र बन रहा है, ये पूरा चक्र बन रहा है। तो इस प्रकार से जो चीज जैसे कि ये हमें वायुमंडल से मिल रही है तो वायुमंडल में वापस जा रही है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार जो चक्कर बन रहा है जिसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो आप पहले ये समझिए कि जैव भू रासायनिक चक्र या पोषक चक्र क्या है, तो आप बस समझ गए होंगे। जैव जैव भू रासायनिक चक्र, इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या है वो समझिएगा। जैव जैव बोले तो जीव और जीव बोले तो सजीव, ठीक है। जैव बोले तो जीव या सजीव, और भू रासायनिक, भू भू से मतलब भूमि, भूमि या चट्टाने। जैव से मतलब जीव या सजीव, और भू से मतलब भूमि या चट्टाने, और रासायन तो रसायन जानते हैं क्या, जो निर्जीव पदार्थ है वो केमिकल ही है एक प्रकार से, जैसे कि जल, हवा, etc। रसायन जैसे जो पोषक तत्व जो मानव शरीर में या जो भी जीवधारी हैं उनकी जो आवश्यक रूप से सूक्ष्म मात्रा में जिनकी आपूर्ति आवश्यक है वो रसायन, जैसे पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, etc और etc। ये तो अब समझते हैं कि जो जीव है, जो सजीव है, उनका भूमि या चट्टानों के द्वारा इन पदार्थों का, किन पदार्थों का जो रसायन है उन पदार्थों का स्थानांतरण, जैसे कि ये है, ये इसके ये सजीव को ये जो खनिज तत्व हैं या पोषक तत्व बोल सकते हैं, ये पोषक तत्व हैं। तो सजीव है उसको ये पोषक तत्व की आवश्यकता होगी, और आवश्यकता होगी तो ये किससे प्राप्त करेंगे, मिट्टी से, चट्टानों से। तो इस प्रकार से इसका नाम जैव भू रासायनिक चक्र है। तो आप समझेंगे कि सजीव, जैव का मतलब सजीव या जीव, और भू का मतलब भूमि या चट्टाने, और रसायन का मतलब जो कि पोषक तत्व हैं जो किसके द्वारा, जल या हवा के द्वारा सजीवों तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से चक्र का निर्माण करते हैं। तो ये जैव भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं। इसको पोषक तत्व भी बोलते हैं, इसको सॉरी पोषक चक्र भी बोलते हैं, न्यूट्रिशन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ पोषक पदार्थों का ही आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र की डेफिनेशन पहले देख लीजिएगा। इसकी दो तीन परिभाषा अपन मन से लिखते हैं, दो तीन आप समझ गए। एक तो परिभाषा होएगी, बस होएगी कि खनिज, जो खनिज प्रवाह है, जो खनिज है इनका जो प्रवाह है, इसका स्थानांतरण, जो इनका स्थानांतरण, तो इनके स्थानांतरण चलायमान रखने के लिए जो ये खनिज हैं, खनिज प्रवाह, खनिज प्रवाह को चलायमान रखने के लिए एक चक्र के द्वारा चलायमान रख लेने के लिए, जो ये जैविक चलायमान रखने के लिए, इसके लिए जैविक, जैविक तो बोलते हैं, और अजैविक, जो खनिज प्रवाह है उसको चलायमान रखने के लिए जैविक व अजैविक घटकों के मध्य अंतः क्रिया होती है। आप तो जो ये खनिज तत्व हैं तो इनके जो प्रवाह, खनिज प्रवाह है, वो उसको चलायमान, चलायमान किसके द्वारा, अजैविक और जैविक घटकों, खनिज प्रवाह को चलायमान रखने के लिए जैविक व अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंध या उनके मध्य जो चक्र है वो ही जैव भू रासायनिक चक्र कहलाएगा। और या एक जो एक इकोसिस्टम, उसके लिए इसकी डेफिनेशन हम अलग से दे सकते हैं। जैसे कि एक जो परितंत्र उसमें विभिन्न घटक होते हैं, जो एक तत्व है, जो एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसमें जो जैविक है बोले तो बायोटिक एंड एबायोटिक,
एबायोटिक जो घटक हैं उनके मध्य पोषक यानी न्यूट्रिशन जो जो है ना पोषक पदार्थ यानी कि जो एक इकोसिस्टम है उसके लिए जो उसमें जो बायोटिक व एबायोटिक जैविक व अजैविक घटक हैं उनमें पोषक पदार्थों का निरंतर प्रवाह क्रमबद्ध प्रवाही क्या कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र या पोषक चक्र कहलाता है। ध्यान से दोबारा देख लीजिए कि जो इकोसिस्टम है उसमें जो बायोटिक व एबायोटिक जैविक व अजैविक घटक हैं उनमें पोषक पदार्थों का निरंतर क्रम या प्रवाही जैव भू रासायनिक चक्र कहलाएगा। इस प्रकार से आप इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह समझ लिए होंगे। जो जैव भू रासायनिक चक्र या पोषक चक्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। उसके जो पार्ट हैं उसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो उसका पहला पार्ट है गैसीय चक्र और दूसरा है अवसादी या तलछट चक्र, या इसको और भी नाम से बोलते हैं तलछट या खनिज चक्र। ठीक है, गैसीय चक्र, अवसादी, तलछट या खनिज चक्र वो भी बोलते हैं। तो गैसीय चक्र का मतलब कि जो इसमें जो साइक्लिंग जो चक्रीकरण करने वाले पदार्थ होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, गैस में, गैसीय अवस्था की अवस्था कि जो इसमें चक्रीकरण करने वाले पदार्थ होंगे जिनका चक्रीकरण होगा वो किस अवस्था में होंगे, गैसीय अवस्था में। और इसका जो स्रोत है या सोर्स है, इसका स्रोत समुद्र या वायुमंडल। गैसीय चक्र किसे बोलते हैं कि वह चक्र, वह जैव भू रासायनिक चक्र जिसमें चक्रीकरण करने वाले पदार्थ गैसीय अवस्था में होता है और इसका मुख्य स्रोत समुद्र या वायुमंडल होता है, वो गैसीय चक्र में आते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन गैस के रूप में है, ऑक्सीजन गैस के रूप में है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, गैसीय में आएंगे। जो भी हाइड्रोजन ये पूरी की पूरी हैं जो गैसीय में आएंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन ETC जो गैसीय चक्र है कि वे जैव भू रासायनिक चक्र जिनमें चक्रीकरण करने वाले पदार्थ गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और इनका मुख्य स्रोत समुद्र व वायुमंडल होता है, गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र कहलाएंगे। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और हाइड्रोजन चक्र। ठीक है, और अवसादी या तलछट चक्र इसमें सीधी बात है कि जो इसमें इसका स्रोत है वो चेंज हो जाएगा और इसकी जो फॉर्म है वो गैस से हट जाएगी, गैसीय अवस्था में हम इसको नहीं बोलेंगे। इसका मुख्य स्रोत जो इसका स्रोत है, इसका स्रोत है वो होगा या तो सॉइल मतलब की भूमि या चट्टानें। जो अवसादी या तलछट चक्र है उसका मुख्य स्रोत भूमि या फिर चट्टानें और इनकी फॉर्म गैसीय अवस्था में नहीं होगी। गैसीय अवस्था के अलावा ये ठोस अवस्था में शायद सामान्यतः मुख्यतः मिलते हैं। तो इसके अलावा गैस के अलावा और किसी और कौन सी फॉर्म में पाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से समझिए गैसीय चक्र क्या है कि वे जैव भू रासायनिक चक्र जिनमें चक्रीकरण करने वाले पदार्थ किस फॉर्म में, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और इनका मुख्य स्रोत समुद्र व वायुमंडल होता है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और हाइड्रोजन चक्र। अवसादी या तलछटी चक्र में क्या है
यथनी चक्र में कि वे चक्रीकरण करने वाले पदार्थ जिनका मुख्य स्रोत भूमि या चट्टाने हैं अवसादीय तलछटी चक्र कहलाएंगे। इससे बोले तो इसका स्रोत अर्थ क्रस्ट तो तलछटी है, इसका मुख्य तलछटी मतलब कि अर्थ भूमि की जो चट्टाने तलछटी भाग है वो इसका मुख्य स्रोत है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के जैव भू रासायनिक चक्र, दो प्रकार गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। गैसीय चक्र क्या है कि वे जैव भू रासायनिक चक्र जिनमें चक्रीकरण करने वाले पदार्थ गैसीय अवस्था में होते हैं, इनका मुख्य स्रोत समुद्र, वायुमंडल होता है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र। और अवसादीय तलछटी चक्र में इनका मुख्य स्रोत मिट्टी या चट्टाने होते हैं, और या अर्थ क्रस्टी बोल सकते हैं, मतलब जो तलछटी है उनसे प्राप्त होते हैं। कार्बन साइकिल या कार्बन चक्र के बारे में देख लीजिए पहले कि कार्बन चक्र है। बहुत सी जो यूनिवर्सिटी या 10th 12th की जो एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आता है, तो बड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कार्बन चक्र जैव भू रासायनिक चक्र है। और कौन से गैसीय चक्र में आता है, क्योंकि गैसीय अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, तो उसका जो जैव चक्र है वो किस प्रकार से काम करता है वो आप देख लीजिए। वायुमंडल में कार्बन CO2 के रूप में पाया जाता है। जो कार्बन है वो वायुमंडल में CO2 के रूप में पाया जाता है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मतलब कार्बन की जो मात्रा है वायुमंडल में, वो एक प्रकार से कि जो कुल भूमंडलीय कार्बन है, जो एक कुल भूमंडलीय कार्बन है उसका सिर्फ 1% ही या 0.03% ही वायुमंडल में उपस्थित है। उसके अलावा जो समुद्र में CO2 है वो जल में विलय है, वो 71% जल में विलय विद्यमान है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप वो छोड़िए कि इसका स्रोत है जल और वायुमंडल, ठीक है। तो वायुमंडल में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जो प्लांट्स है यानी कि जो पादप हैं ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए किसका उपयोग करते हैं? CO2 का, क्योंकि क्लोरोफिल तो इनमें पाया जाता है और ये जल अपने जड़ों से भूमि से प्राप्त कर ही लेते हैं, तो और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से सीधे ही CO2 ले लेते हैं। अभी CO2 जैसे ही लिया तो ये भोजन बना लेंगे अपना, ग्लूकोज C6H12O6 बना लेंगे, और इनका जो भोजन है उनमें से कुछ कार्बन का कुछ भाग शोषण या इत्यादि क्रियाओं में नष्ट हो जाता, तो कार्बन वापस ही कहाँ पहुंच गई? वायुमंडल में, ठीक है। अब इसका जो अन्य पार्ट है, अब वो जंगल, लकड़ी एवं कार्बनिक कचरे का जलना, जैसे जिस प्लांट्स है हमें इनकी लकड़ियां है, इनको हम कैसे भी या जंगल में आग लग गई, मतलब कैसे भी जल गए, कार्बनिक पदार्थ जो कचरा है उसको जला दिया, जलाने के बाद जो CO2 मुक्त होगी, सीधी बात है, तो जलाने के बाद में CO2 मुक्त होगी, वापस से कहाँ चल जाएगी? वायुमंडल में। देख लेते हैं कि वायुमंडल से CO2 आई और वापस CO2 वायुमंडल में चलेगी, तो ये एक चक्र बन गया किसका? कार्बन का, कि वायुमंडल से CO2 उतनी मात्रा में गई और उतनी ही वापस चलेगी, ठीक है। या इस प्रकार से ऐसे देख ले कि इसका जलने पर भी वायुमंडल में गई, और जैसे कि कोई लकड़ी है, इसका अपघटन या कोई दब जाए, कोई बाढ़ भूकंप आ जाए और ये प्लांट दब जाए, तो दबने से कोयला बन जाएंगे, और कोयले को हम जलाएंगे तो फिर ये वापस कहाँ जाएगा? CO2 कहाँ जाएगा? वायुमंडल में। इस प्रकार से ये एक चक्र बन गया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद में लकड़ी उकड़ी को जैसे मानो अन्य जीव द्वारा जलाया गया, या इसका अपघटन या इसके दबने से कोयला या जलाने से वापस ये CO2 कहाँ पहुंच जाएगी? वायुमंडल में।
ठीक है, तो एक चक्कर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देख लीजिए कि जो जो भूमि की क्रस्ट है, तलछटी, तलछट यानी क्रस्ट, जो क्रस्ट है उसमें जो खनिज है, तेल या गैसेस, तो उनको हम निकालते हैं। तो जो जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम वाहनों द्वारा यूज किया गया, ठीक है, वाहनों इसका जो इसको जलने के बाद में इसका उत्सर्जन के रूप में करेंगे, CO2 के रूप में वापस निकालेंगे, तो ये वापस कहाँ पहुंच गया, वायुमंडल में, ठीक है। और वैसे ही जैसे अब देख लें कि वायुमंडल से जो पादप प्लावक है समुद्र में, समुद्री पादप प्लावक, जो समुद्र में जो पेड़ पौधे हैं वो किसका, या तो वायुमंडल से कर लेंगे या फिर जल में घुली CO2, जो जल में घुली हुई CO2 है उसको ग्रहण कर लेंगे या वायुमंडल से ग्रहण कर लेंगे। तो जैसे पादप प्लावक को जंतु प्लावक खा गए, जैसे मछली या अन्य क्रस्टेशियंस, जो क्रस्टेशियंस है वो इनका अपघटन करेंगे, तो ये वापस से इसका उत्सर्जन करेंगे। सीधी सी बात पर खाएंगे तो इनको उत्सर्जन करेंगे, उत्सर्जन करते ही कहाँ पहुंचेगी, वायुमंडल। इस प्रकार से ये कार्बन चक्र है, इस प्रकार से कार्बन चक्र है और ये निरंतर चलता रहता है। तो जैसे कि इस प्रकार से इसका स्थिरीकरण होता रहता है। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो जैवमंडल है, बोले तो बायोस्फीयर, जो जैवमंडल है उसमें पादपों द्वारा उसमें जो प्लांट्स जो पादप हैं, वो पादप जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्या, फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, उसमें प्रतिवर्ष यानी कि प्रत्येक एक वर्ष में 4 × 10⁻13। ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम बहुत सी जो नीट की एग्जाम है उसमें 2008 और 2013 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया कि जैवमंडल में पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रतिवर्ष कार्बन CO2 का योगदान बताइए। तो 4 × 10⁻13 यूज प्रतिवर्ष होती है। और एक बात और बता दो, नोट डाल के लिख लीजिए कि जो जीवधारी है, जो भी जीवधारी है उसमें जैव भार का शुष्क भार, जो उसका जो भार है उसका शुष्क भार है, उसमें 49% क्या है, 49%, उसमें 49% कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, जो कि जल के बाद आता है। यानी कि सबसे ज्यादा मानव शरीर में जो भार का निर्माण करने में क्या है, जल, उसके बाद में कार्बन ही है 49%। और प्रतिवर्ष प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 यूज में होने वाली 4 × 10⁻30। तो इस प्रकार से ये दोनों याद रखना, ठीक है। जबकि जैव भूमंडल में कार्बन सिर्फ 1%, 0.3% ही है। इस प्रकार से कार्बन चक्र है। तो आप समझ गए, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें।